नमस्कार साथियों। आज हम कक्षा 11वीं की ज्योग्राफी पाठ्य पुस्तक को देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहले तो भौगोलिक विषय के रूप में बताया गया है, तो वो सारी चीज़ें तो हम इग्नोर कर देंगे। कुल मिलाकर के उसमें आपको ये बताने का प्रयास किया गया है कि ज्योग्राफी जो है आपके जीवन को किस तरह से प्रभावित करता है। आप जो भी विषय पढ़ते हैं कहीं ना कहीं उसमें ज्योग्राफी छिपा हुआ है। इसका जो दूसरा चैप्टर है वो है पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास। ये पृथ्वी की उत्पत्ति हुई कैसे, आरंभिक सिद्धांत। 1796 की बात है कि निहारिका परिकल्पना आई थी, नेबुला हाइपोथेसिस आया था। इसमें ये बताया गया था कि जो ग्रहों का निर्माण है ना, ये पदार्थों के बादलों से हुआ है। ठीक है, नेबुला से हुआ है। वो पहले गैसीय रूप में था, धीरे धीरे संघनित होकर के ये ग्रह वगैरह वगैरह का निर्माण हुआ। फिर 1900 ईस्वी में चैम्बरलन और मोल्टन नाम के व्यक्ति ने ये बताया था कि ब्रह्मांड में ये जो हमारा सूरज है, इसके नज़दीक से एक तारा गुजरा था, जिसके गुरुत्वाकर्षण के कारण कुछ पदार्थ जो सूर्य से निकल करके सूरज के चारों तरफ घूमने लगे, और यही आगे चल करके क्या बने, ग्रह बने। उसके बाद द्वैतारक सिद्धांत, ये बाइनरी थ्योरी, सूर्य के अलावा दो तारे मिल करके ग्रहों का निर्माण किया था, ये द्वैतारक सिद्धांत है। ऑटो शिमिड ये कि रूस के रहने वाले थे, और कर्ल वाइजस्कर ये जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने निहारिका परिकल्पना में संशोधन किया और ये बताया कि सूर्य एक और निहारिका से घिरा हुआ, जो कि मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम एवं धूल कणों का बना हुआ था। इन कणों के आपस में टकराने से जो है ना ग्रहों का निर्माण हुआ था। चलिए, अब आधुनिक सिद्धांत जो है ना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में बिग बैंग थ्योरी, बेल्जियम के खगोलविद थे जॉर्ज लेमेंटर, वो इसके प्रतिपादक थे। उन्होंने ये बताया था कि ब्रह्मांड जो है ना एकाकी मतलब पिंड से मिलकर बना है, एक बिंदु के रूप में केंद्रित था ये ब्रह्मांड पूरा। अचानक उसमें विस्फोट हुआ, जिससे बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। 1920 में ये जो एडविन हब्बल हैं, और इन्होंने ये बताया था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही है। जैसे कि एक फुट गुब्बारा ले लीजिए आप, उसमें हवा ब्लो कीजिए, उसके बाद क्या होगा कि जब हवा जैसे ही ब्लो करेंगे, ये आकृति में आप देख सकते हैं एकाकी परमाणु जो है, इसमें अचानक जो है विस्फोट हुआ है और इसका आकार जो है ना साइज बढ़ता जा रहा है, और आकाशगंगाएं एक दूसरे से क्या जा रही है, दूर जा रही है। इसी मान्यता को सबसे अधिक लोग मानते हैं। चलिए, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार एकाकी परमाणु आयतन, अत्यधिक सूक्ष्म तापमान और घनत्व जो था इसका आनंद था। एकाकी परमाणु में लगभग 13.7 अरब साल जो है पहले है ना विस्फोट हुआ था, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान लगभग 4500 केल्विन तक गिर गया था और परमाणुीय पदार्थों का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड जो है पारदर्शी हो गया। अब तारों के निर्माण की बात कर लेते हैं कि एक आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह है। आकाशगंगा हमारी मंदाकिनी का नाम है, ठीक है, याद रख लीजिएगा, हमारी गैलेक्सी का नाम है। ठीक है, आकाशगंगा के निर्माण यानी मंदाकिनी के निर्माण की शुरुआत जो हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादलों के संचयन से हुई, जिसे निहारिका या नेबुला कहा जाता है। निहारिका में गैसीय पिंडों से तारों का निर्माण हुआ लगभग 5 से 6 अरब साल पहले। ठीक है, इसमें ये जो प्रकाश वर्ष एक आएगा, तो आप लोग याद रखेंगे प्रकाश वर्ष जो है खगोलीय दूरी का मात्रक है, ना कि समय का। वर्ष लगा हुआ है तो समय समझने की गलती ना करें आप लोग। ठीक है, अब देखते हैं कि ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। तारों के चारों ओर गैसीय बादलों के आपस में जुड़ने से ग्रह पिंडों का निर्माण हुआ, जो कि गुरुत्वाकर्षण बल से तारों से बंधे होते हैं और उनके चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। सौरमंडल, निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है, पप्पा माना जाता है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह 2006 में ये जो अंतर्राष्ट्रीय खगोल का जो सम्मेलन हुआ था, उसमें प्लूटो को नेपच्यून के परिक्रमण पथ को जो है ना काटने की वजह से इसे ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इसे भीतरी ग्रह या पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। ये चट्टानों और धातुओं के बने हैं। इसका घनत्व काफ़ी अधिक होता है और ये आकार में काफ़ी छोटे हैं। ये जो उसके बाद मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। ये जो बाह्य ग्रह है इसे जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। ये गैसीय जायंट्स के रूप में है। ये गैसीय ग्रह है, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता है। इसका घनत्व काफ़ी कम होता है और इसके ये आकार में काफ़ी बड़े होते हैं। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, आप लोग जानते हैं। चलिए, ये नोट देख लीजिए। 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलिकी संगठन ने प्लूटो से जो ग्रह का दर्जा छीन लिया था। अब इसे बौना ग्रह की श्रेणी में शामिल कर दिया गया।
भीतरी ग्रह पार्थिव है जबकि दूसरे ग्रह गैसीय है, ऐसा क्यों? ठीक है, तो पार्थिव ग्रह सूर्य के काफ़ी नज़दीक है, तो जाहिर सी बात है तापमान काफ़ी अधिक होगा, तो गैसें संघनित नहीं हो पाई। ठीक है, और सौर वायु जो है सूर्य के नज़दीक और अधिक नज़दीक होने के कारण अधिक शक्तिशाली, जो कि अधिक शक्तिशाली था, जो कि गैस और धूल कणों को उड़ा ले गई। पार्थिव ग्रह जो छोटे थे, गुरुत्वाकर्षण बल कम था, जो गैसों को बांध नहीं पाई, उड़ गई, इसी वजह से चट्टानों वाली बातें है ना बची रह गई। अब हम अपने पृथ्वी की बात कर लेते हैं। पृथ्वी का प्रारंभिक वायुमंडल जो था वो विरल था, जो कि हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ था। पृथ्वी की संरचना की बात कर लें तो इसमें क्रस्ट, कोर और मेंटल 3 पार्टों में बटा हुआ है। ये अलग-अलग इरा में ये देख सकते हैं कि शुरू से आपको दिखाते हैं। 13.7 अरब साल पहले जब बिग बैंग हुआ था, 5 अरब साल जो पहले सूर्य की उत्पत्ति हो गई थी। ठीक है, और उसके बाद हेडियन काल आया, आद्य महाकल्प काल आया, प्रागजीव काल आया। ठीक है, इसमें ग्रीन ब्लू शैवाल जो नील हरित शैवाल की उत्पत्ति हो गई। उसके बाद ये क्वाटरनरी काल में जो है आधुनिक मानव होमोसेपियंस का जो है ना अवतरण हो गया। ठीक है, जुरासिक काल कहते हैं, जुरासिक में डायनासोर आया था, ट्रियासिक में मेढक और समुद्री कछुआ आए थे, पर्मियन काल में रेंगने वाले जीव आए थे, और क्रिटेशियस में डायनासोर विलुप्त हो गया था। तो खैर हाँ, अब वायुमंडल की बात कर लेते हैं। पृथ्वी का प्रारंभिक वायुमंडल हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ था, जो कि सौर पवन के कारण काफ़ी दूर हो गया। पृथ्वी के ठंडा होने से और इसके विभेदन के कारण जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग से गैस व जलवाष्प निकल करके आधुनिक वायुमंडल का निर्माण किया, जिसमें जलवाष्प, नाइट्रोजन, CO2, मीथेन, अमोनिया अधिक मात्रा में थी और ऑक्सीजन काफ़ी कम मात्रा में थी। वह प्रक्रिया जिससे गैसें पृथ्वी के भीतरी भाग से बाहर आई, गैस उत्सर्जन कहलाता है। लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से पृथ्वी के वायुमंडल में जलवाष्प व गैस बढ़ने लगी। जलवाष्प का संघनन होने लगा, वर्षा की प्रक्रियाओं से गर्तों में जल भरने से महासागर बने, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाओं से महासागरों में O2 की वृद्धि हुई, और प्रारंभिक जीवन जो है ना महासागरों से ही शुरू हुआ। अब कहते हैं पृथ्वी का जो इंटरनल पार्ट है हम उसकी बात कर लेते हैं। पृथ्वी का वर्तमान धरातल एवं स्थलाकृति जो है लगातार होने वाली अंतर्जनिक और अंतर्जात और बहिर्जात दोनों प्रक्रियाओं का परिणाम है। भूगर्भ की जानकारी की बात कर लें तो पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास ये 12,756 किलोमीटर है, पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर है। ये पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानने की जानकारी के स्रोत है चट्टान, खनिज, चूँकि ये पृथ्वी के अंदर से ही निकले गए पदार्थ हैं, तो उनमें पाए जाने वाले पदार्थों से हमें ये पता लग पाता है कि पृथ्वी का जो इंटरनल मटेरियल है वो किन किन चीज़ों का बना हुआ है। ठीक है, वैश्विक परियोजनाएँ भी चल रही है ये पृथ्वी के इंटरनल पार्ट को जानने के लिए। डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट चल रहा है। सबसे गहरा ड्रिल जो है आर्कटिक महासागर में 12 किलोमीटर तक का किया गया है। इसके अतिरिक्त आपको ज्वालामुखी के जरिए भी ज्वालामुखी में जो पदार्थ पृथ्वी के अंदर से निकलते हैं, इसके जरिए भी आप पृथ्वी के आंतरिक पदार्थों के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। ये तो हो गई प्रत्यक्ष स्रोत की बात। अब अप्रत्यक्ष स्रोत की बात करेंगे तो गहराई के साथ तापमान और दबाव में क्या होती है, वृद्धि होती है, घनत्व में वृद्धि होती है। तो हम ये जान पाते हैं कि पृथ्वी का जो इंटरनल पार्ट है ना वो अत्यधिक घनत्व वाला है, जबकि क्रस्ट वाला जो पार्ट है, भूपर्पट्टी वाला जो पार्ट है, वहाँ का घनत्व क्या है, काफ़ी कम है। ठीक है, उल्काएँ भी बताती हैं कि पृथ्वी का मतलब इंटरनल पार्ट किन किन चीज़ों का बना हुआ है। गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय क्षेत्र और भूकंपीय क्रियाएँ से भी पता चल पाता है कि भूकंपीय तरंगों से भी पता चल पाता है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है ना कैसी है। ठीक है, पृथ्वी के घनत्व एवं द्रव्यमान में अंतर के कारण अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल में जो है ना अंतर है। ठीक है, पृथ्वी का कंपन और ऊर्जा निकलने से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती है। ये PSL होता है, 3 प्रकार की तरंगें होती है। तो P सबसे अधिक ताकतवर होती है। ठीक है, S सेकेंडरी वेव्स, और ये जो धरातलीय तरंगें होती है L तरंगें। ठीक है, पृथ्वी पर कंपन क्यों होता है? भ्रंशों, दरारों के किनारे ऊर्जा का निकलना, चट्टानें विपरीत दिशाओं में गति करती है एवं ऊर्जा तरंगें सभी दिशाओं में गतिमान करती है, जिससे पृथ्वी पर भूकंप आता है। ये यूँ कह लें कि पृथ्वी की प्लेटें आपस में टकराती है या कहीं पे ज्वालामुखी वगैरह फटता है।
तो जहाँ से ये निकलती है ना उसे भूकंप केंद्र कहा जाता है। और जहाँ पे ऊपरी भाग पे जहाँ पे सबसे पहली बार महसूस करते किया जाता है इसे, उसे अधिक केंद्र कहा जाता है। तो अधिक केंद्र जो है ना भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर होता है 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। तो ये जो भूकंपीय तरंगे होती है ये तीन प्रकार की होती है। इसमें होता है एक भूगर्भीय तरंगे, इसको 2 पार्टों में बांट लेंगे, पी और एस तरंगों। और धरातलीय तरंगे जो एल तरंग होता है वो सबसे अधिक विनाशकारी होती है, उसे एल तरंग के रूप में जानते हैं। तरंगों का वेग अलग अलग होता है, ठीक है, अलग अलग वाले पदार्थों से गुजरने पर परिवर्तित हो जाता है। अगर अधिक घनत्व वाले पदार्थों में तरंगों का वेग अधिक होता है। पदार्थों के घनत्व में भिन्नता होने के कारण परावर्तन और आवर्तन की होता है, जिससे इन तरंगों की दिशा भी बदलती रहती है। पी तरंग यानी प्राइमरी वेव्स, ये सबसे अधिक रफ्तार से चलता है, धरातल पर सबसे अधिक पहुंचता है। ध्वनि तरंग जैसी है ये गैस, तरल और ठोस तीनों से गुजर सकती है। पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समांतर होती है। एस तरंग इसे सेकेंडरी वेव से कहते हैं, इसे द्वितीयक तरंग भी कहते हैं। ये केवल ठोस से होकर गुजरती है। परावर्तन से तरंगे ध्वनि प्रतिध्वनित होकर के वापस लौट आती है, जबकि आवर्तन से कई दिशाओं में चलती है। एस तरंग की दिशा के समकोण पर ना कंपन उत्पन्न होती है। ये आप देख सकते हैं। पी तरंगे जो है वो सॉलिड लिक्विड में सभी जगह से गुजर रही है, जबकि एस तरंगों के साथ ऐसा नहीं है, ठीक है। अब भूकंपीय तरंगों की माप की बात कर लेते हैं हम लोग। भूकंप की तीव्रता मापते हैं रिक्टर स्केल से, और 0 से लेकर के 10 तक होता है। इसके अतिरिक्त मर्केली स्केल से भी माप सकते हैं, इसमें 1 से लेकर के 12 तक होते हैं। भूकंप के प्रभाव में क्या होता है, भूमि हिलना शुरू हो जाता है, भूस्खलन होता है, बांध एवं तटबंध टूट जाते हैं, आग लग जाता है, मृदा दर्पण हो जाता है, इमारतें टूटने लगती है, धरातल का एक तरफ झुकना हो जाता है, सुनामी आती है, हिमस्खलन होता है। अब पृथ्वी की इंटरनल पार्ट को हम देख रहे थे, तो भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। सबसे बड़ी भाग होता है भूपर्पटी, और इसका घनत्व जो है वो सबसे कम है। महासागरों में भूपर्पटी की मोटाई कम होती है महाद्वीपों से। महासागरों में 5 किलोमीटर और महाद्वीप में 30 किलोमीटर के करीब, ठीक है। पर्वत श्रृंखलाओं के नीचे मोटाई इसकी सर्वाधिक होती है, लगभग 70 किलोमीटर के करीब है हिमालय के पास। मेंटल पृथ्वी पर्पटी के नीचे का भाग 35 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक जो है ना वो मेंटल होता है, ठीक है। मेंटल का ऊपरी भाग जो दुर्बलता मंडल कहलाता है, लगभग 400 किलोमीटर तक है। ज्वालामुखी, उद्गार एवं लावे का प्रमुख स्रोत है ये। भूपर्पटी एवं मेंटल का ऊपरी भाग मिल करके स्थल मंडल बनाता है। इसकी मोटाई 10 से लेकर के 200 किलोमीटर तक की होती है। पृथ्वी का जो सबसे अंदर वाला भाग है ना वो क्रोड कहलाता है, 2900 किलोमीटर से आगे का क्षेत्र। और ये नीफे का बना हुआ है, निकेल और फेरियम का, फेरस का, लोहा का। इस सवाल भी पीएससी में पूछा जा चुका है, आप इस संरचना से भी समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम बात कर लेते हैं ज्वालामुखी एवं ज्वालामुखी निर्मित स्थल रूप की। ज्वालामुखी वह स्थान है जहाँ से निकल करके गैसें, राख और तरल चट्टानी पदार्थ जो है लावा पृथ्वी के धरातल तक पहुँचता है। ज्वालामुखी पदार्थ वो गैस, लावा प्रवाह, ज्वालामुखी बम, राख, धूलकण, नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक, क्लोरीन, हाइड्रोजन और आर्गन गैसें हैं। ज्वालामुखी के प्रकार की बात कर लें तो शील्ड ज्वालामुखी आप देख सकते हैं, ये विशाल चट्टानों के बने होते हैं। तरल लावा के ठंडे होने से शील्ड चट्टान बनते हैं, शील्ड ज्वालामुखी बनते हैं। ढाल कम होता है, ढाल कम तीव्र या कम विस्फोटक होता है। निकास द्वार शंकु के आकार का होता है। बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर के सबसे विशाल उदाहरण हवाई द्वीप की ज्वालामुखी है। मिश्रित ज्वालामुखी देख लीजिए, मिश्रित ज्वालामुखी का प्रकार। लावा अत्यधिक ठंडा होता है, गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है, इससे विस्फोट अधिक होता है। ज्वालामुखी कुंड सर्वाधिक विस्फोटक होता है। ये विस्फोट से गर्त का निर्माण होता है जो ज्वालामुखी कुंड का निर्माण करता है, ठीक है। बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र तरल लावा का क्षैतिज विस्तार जहाँ तक होता है वो बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इसके टूटने फूटने से है ना काली मिट्टी का निर्माण होता है। मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी उद्गार महासागरों में, ठीक है। बैथोलिथ मेगमों का बड़ा पिंड होता है। भूपर्पटी में गहराई पर गुंबद के आकार का जमाव हो जाता है बैथोलिथ में, ठीक है। ग्रेनाइट के बने पिंड अनाच्छादन प्रक्रियाओं से धरातल पर प्रकट हो जाते हैं, ठीक। लेकोलिथ गुंबद नुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टानें तल समतल व पाइप रूपी
नली से जुड़ा हुआ होता है। उदाहरण के लिए ग्रेनाइट के कर्नाटक के जो ग्रेनाइट पठार हैं वो लेकोलिथ के उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त अन्य स्थलाकृति में ये लेपोलिथ, पैकोलिथ, सील और डाइक आते हैं। ठीक है, तो लेकोलिथ भी देख सकते हैं आप, जमीन के नीचे भी दबा हुआ है। महासागर और महाद्वीपों का वितरण देख लीजिए। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने बताया था, और इन्होंने ये बताया था कि सभी महाद्वीप जो है ना एक भूखंड का पार्ट था जिसे पेंजिया कहा जाता था, और जो पेंथालसा महासागर से घिरा हुआ था। 20 करोड़ वर्ष पूर्व जो है पेंजिया का विभाजन हुआ, तो वो 2 भागों में टूट गया। एक बना गोंडवाना लैंड और एक बना अंगारा लैंड। ठीक है, 20 करोड़ वर्ष पूर्व की बात है। महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में तर्क देते हैं दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के तट जो है ना एक दूसरे से टूटे प्रतीत होते हैं, तो इसके मानचित्रों को आपस में सटाते हैं तो सट जाता है। या इसके अतिरिक्त दोनों जगहों पे जो पाए जाने वाले जो पृथ्वी का जो लेयर होता है उसमें समानता देखी गई है। ठीक है, टीलाइट हिमानी निक्षेपणों से निर्मित अवसादी चट्टानों गोंडवाना लैंड में, या प्लेसर निक्षेप सोना युक्त सिराएं उदाहरण के ब्राजील के पठार में मिलता है और अफ्रीका के घाना में मिलता है। जीवाश्मों का वितरण लेमूर भारत, मेडागास्कर व अफ्रीका में मिलता है। मेसोसारस रेंगने वाला जीव का जीवाश्म दक्षिण अफ्रीका में भी मिलता है और ब्राजील में भी मिलता है। ठीक है, प्रवाह संबंधी बल। वेगनर महाद्वीपीय विस्थापन के 2 कारण बताते हैं, पोलर ध्रुवीय फ्लाइंग बल और ज्वालीय बल। पृथ्वी को घूर्णन से संबंधित है ये पोलर बल, और जबकि सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से संबंधित है ज्वारीय बल। ठीक है, संबंध धारा सिद्धांत है ये, इसमें ये आर्थर होम्स दिए थे इसे। ये बताए थे कि मेंटल रेडियो एक्टिव तत्वों से ताप भिन्नता के कारण मेंटल भाग में संबंध धाराओं की उत्पत्ति होती है, जो कि प्लेटों की गति का क्या है, मुख्य कारक है। महासागरीय अधस्थल की बात कर लें तो महासागरीय नितल की चट्टानें महाद्वीपीय नितल की अपेक्षा नवीन है तथा कटकों के दोनों तरफ की चट्टानों की आयु और रचना समान है। इसकी बात कर लें तो गहराई व ऊंचा वक्ष के आधार पर महासागरीय तल के मुख्य भाग हैं महाद्वीपीय सीमा, बितरिया मैदान और मध्य महासागरीय कटक। आप इस चित्र में देख सकते हैं महाद्वीपीय ढाल कहाँ पे है, महासागरीय सतह कहाँ पे है। ठीक है, भूकंप एवं ज्वालामुखियों के वितरण की बात कर लें तो रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में है, यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अल्पाइन एवं हिमालय पर्वत श्रेणी भूकंप उद्गम केंद्र अधिक गहराई पर है। मध्य महासागरीय कटक भूकंप प्रिय केंद्र उद्गम कम गहराई पर है। सागरीय अधस्थल का विस्तार की बात कर ले, चट्टानों के मतलब पूरा चुंबकीय अध्ययन एवं महासागरीय तल के मानचित्रण ने सागरीय अधस्थल के विस्तार के साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। महासागरीय कटकों के साथ साथ ज्वालामुखी क्रियाएं हुई है। कटकों के दोनों तरफ समान दूरी पर चट्टानों की आयु, संरचना व संगठन एवं चुंबकीय गुणों की समानता है। कटकों के पास नई चट्टानों व दूरी पर पुरानी चट्टानें हैं। महासागरीय प्रॉपर्टी की चट्टानें बेसाल्ट की बनी हुई है, महाद्वीपीय प्रॉपर्टी की तुलना में ये नई है। गहरी खाइयों में भूकंप के उद्गम केंद्र अधिक गहराई में, जबकि मध्य महासागरीय कटकों पर कम गहराई में पाई जाती है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर हेस ने सागरीय अधस्थल विस्तार का सिद्धांत दिया था 1961 में। प्लेट विवर्तनिकी देख लीजिए, महाद्वीपीय विस्थापन तो देख लिया आप लोग, प्लेट टेक्टोनिक देख लीजिए। वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, आर्थर होम्स का संवहनीय धारा सिद्धांत तथा हेरी हेस का सागरीय अधस्थल सिद्धांत को मिला करके 1967 में मैकेंजी, पार्कर एवं मॉर्गन ने स्वतंत्र रूप से प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं क्या थी? ये जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, स्थल का ठोक टुकड़ा, प्लेट को समझिए, स्थल का ठोक टुकड़ा जिसका आकार और स्थिति, और विवर्तनिकी प्लेटों के सीमांत भागों में होने वाली भूगर्भिक क्रियाएं की वजह से जो गति होती है वो। प्लेट शब्द का सबसे पहला प्रयोग टूजो विल्सन ने किया था। ठीक है, स्थल मंडल दुर्बलता मंडल पर तैर रहा है। बात सुन लीजिए, प्लेट विवर्तनिकी के अनुसार पृथ्वी का सतही क्षेत्रफल एक समान रहता है क्योंकि प्लेटों के विनाश व निर्माण की दर समान है। गति का कारण मैग्मा का प्लेटों के नीचे चक्रीय अवस्था में गतिमान होना, ये गति करती रहती हैं। संवहनीय धारा और आर्थर होम्स वाला सिद्धांत जो दिया था, इसी वजह से प्लेटें
क्या करती है, वो चक्रीय अवस्था में गति करती रहती है। तो ये जो प्लेटें होती है ना, प्लेट संचरण के फलस्वरूप 3 प्रकार की प्लेट सीमाएं होती है। ये अपसारी प्लेट सीमाएं, इसमें 2 प्लेटें विपरीत दिशाओं में गति करती है, तो इससे नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है, कटकों का निर्माण होता है। ठीक है, और एक होता है अभिसारी सीमा, तो इसमें प्लेटें एक दूसरे की ओर गति करती है। तो अब इसमें क्या होता है कि हाँ, एक दूसरे की ओर गति करती हैं। अब अभिसारी सीमा को आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसी की वजह से रॉकी और एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ था। ठीक है, अगर महासागरीय महाद्वीपीय से मिला है तो रॉकी और एंडीज बना है। महासागरीय सीमा और महासागरीय सीमा से मिला है, दोनों में भारी प्लेट नीचे डूबेगी और द्वीपों का निर्माण होगा। प्रशांत महासागर में द्वीपों का निर्माण हुआ है। महाद्वीप से मिलेगा तो बलित पर्वत का निर्माण होगा, जिससे में हिमालय का निर्माण हुआ है। तो हिमालय किस पर्वत श्रेणी का उदाहरण है? अरावली, नवीन कहते हैं। हिमालय जो है ना, वो बलित पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। हाँ, रूपांतरण की सीमा की बात कर ले तो नई प्रॉपर्टी का निर्माण और नई प्रॉपर्टी का निर्माण और ना ही विनाश। ठीक है, बल्कि क्षैतिज और समांतर गति होती रहती है। भारतीय प्लेटों की गति देख सकते हैं। आरंभिक काल में 7 करोड़ साल पहले ऐसा था, 5 करोड़ साल पहले ऐसा था, 3.8 करोड़ साल पहले ऐसा था, और 1 करोड़ वर्ष पूर्व ऐसा था, और वर्तमान अवस्था में ऐसे है। तो आने वाले दिनों में पृथ्वी मतलब वो प्रॉपर्टी का जो आकार है ना, वो अलग तरीके से होगा। अब खनिज व शैल की बात कर लेते हैं। पृथ्वी की संपूर्ण प्रॉपर्टी का 98% भाग 8 तत्वों से निर्मित है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। खनिज जो होता है ये प्राकृतिक कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व होते हैं, जिसमें क्रमबद्ध परमाणुीय संरचना होती है। इसका निश्चित रासायनिक संगठन होता है। भौतिक गुणधर्म होते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और ये जो शैलें होती है, पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी है वो शैलों की बनी हुई है। शैल का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व है? तो ऑक्सीजन। आरोही क्रम में सजाने के लिए बोल सकता है तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम बता दीजिएगा। पेट्रोलॉजी शैलों का विज्ञान है, या एक पेट्रोल शास्त्री शैलों के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करता है। ठीक है, शैलों के प्रकार की बात कर लें तो सबसे पहला प्रकार देख लेते हैं आग्नेय शैल। इसका निर्माण मैग्मा एवं लार्वा के फलस्वरूप होता है। ये प्राथमिक शैल होते हैं। तरल मैग्मा के आंतरिक भागों से निकल करके लार्वा के रूप में जो ठंडा होता है तो उसे आग्नेय शैल बनता है। यदि पिघले पदार्थ धीरे धीरे गहराई तक ठंडे होते हैं तो खनिज के कण पर्याप्त बड़े हो सकते हैं। सतह पर आकस्मिक शीतलता और कण छोटे होते हैं और चिकने होते हैं। ग्रेनाइट, गैब्रो, पेगमेटाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखीय, ब्रिसिया, टफ, ये सब आग्नेय चट्टान के क्या है? उदाहरण है। सेडिमेंट्री सेल की बात कर ले तो रॉक की बात कर ले तो ये अवसादी चट्टान अपक्षय एवं अपर्दन के विभिन्न साधनों से, मौलिक चट्टान के विघटन से या आग्नेय चट्टान के विघटन और वियोजन से या टूटने से, परिवहन से किसी एक स्थान पर जमा हो जाता है, और उनके अवसादों से निर्मित चट्टान जो होते हैं उसे अवसादी चट्टान कहते हैं। जैसे चूना पत्थर, कोयला, पोटास, ये सब अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। इसके बाद कांतरी चट्टान की बात कर लेते हैं। दाब, तापमान, आयतन के कारण जो है शैलों के मतलब रूप में परिवर्तन होता है, तो उसे कांतरी चट्टान कहते हैं। ग्रेनाइट, शिस्ट, संगमरमर और क्वार्टजाइट, तो ये सब चट्टान जो है ना वो कांतरी चट्टान के उदाहरण हैं। शैल चक्र जो है ना ये मतलब आग्नेय बनता है, अवसादी में अवसादी बनता है, कांतरित में फिर चला जाता है पृथ्वी की निचली अवस्था में, फिर बनेगा मैग्मा, फिर बनेगा आग्नेय। तो इस प्रक्रिया चलती रहती है, इसे शैल चक्र कहते हैं। वायुमंडल की बात कर लेते हैं। ठीक है, पृथ्वी का जानते हैं, पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक आवरण है। ठीक है, और इसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु एक रंगहीन तथा गंधहीन होती है। वायु एक मिश्रण है, याद रख लीजिएगा। 120 मीटर की ऊंचाई पर जो है ना, 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है। CO2 और जलवाष्प पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पाई जाती है। ठीक है, और CO2 और अन्य GHG गैस जो होते हैं सौर विकिरण के लिए पारदर्शी, जबकि पार्थिव विकिरणों के लिए अपारदर्शी होता है, जिससे वायुमंडल गर्म होता है। अब ओजोन परत जो होता है ये समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, वायुमंडल की संरचना देख सकते हैं। ये विषुवत रेखा पर
इसकी ऊंचाई जो काफ़ी कम होती है 8 किलोमीटर, जबकि ध्रुवों पे 8 किलोमीटर, विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर। अगर देखें तो दोनों को औसत निकालें तो लगभग 13 किलोमीटर इसकी औसत ऊंचाई होती है। और इसमें क्या होता है कि 165 मीटर ऊंचा जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है। समताप मंडल 13 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक वाला जो एरिया होता है समताप मंडल, इसमें ओजोन परत होता है, तापमान में वृद्धि और नकारात्मक ह्रास दर होता है। मध्य मंडल 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक, फिर तापमान कम होने लगता है इसमें। वायुमंडल 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक, तापमान बढ़ने पर फिर से वृद्धि होने लगती है। ठीक है। और आयन मंडल में विद्युत आवेशित कण, जिन्हें आयन कहा जाता है, पृथ्वी द्वारा भेजा गया जो रेडियो तरंग होता है इसी मंडल से वापस आ जाती है। उसके बाद 400 किलोमीटर के बाद का जो क्षेत्र होता है इसे बहिर्मंडल कहते हैं। यहाँ से अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। ठीक है। सौर विकिरण की बात कर लेते हैं हम लोग। आप सभी लोग जानते हैं कि जो सूर्य से आने वाली जो प्रकाशीय विकिरण होती है उसे सूर्य विकिरण कहते हैं, जबकि पृथ्वी जो रात में छोड़ती है या दिन में भी छोड़ती है तो उसे पार्थिव विकिरण कहते हैं। दोनों के रेशियो को एल्बिडो कहा जाता है। पृथ्वी की आकृति जो जियोइड है, भूभाग है, सूर्य की किरणें वायुमंडल के ऊपरी भाग पर तिरछी पड़ती है, जिसके कारण से पृथ्वी सौर ऊर्जा के बहुत कम अंश को प्राप्त कर सकता है। सूर्य पृथ्वी से सर्वाधिक दूर होता है 4 जुलाई को 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर। ये होती है दूरी अपसौर। जब सूर्य पृथ्वी से काफ़ी अधिक दूर होता है तो सर्वाधिक दूर होता है तो उसे अपसौर कहा जाता है। 4 जुलाई को ये घटना घटित होती है, जबकि उपसौर में नज़दीक होता है, ये 3 जनवरी को होता है 14 करोड़ 70 लाख। अगर सूर्य के अध्ययन के लिए कोई मतलब इक्विपमेंट भेजेंगे वहाँ पे तो जाहिर सी बात है जब उपसौर हो रहा होगा तब भेजेंगे। अब पृथ्वी की सतह पर सूर्य के तापमानों में भिन्नता पाई जाती है। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी के किरणों का नतिकोण, अक्षांश पर निर्भर करता है ये, दिन की अवधि, वायुमंडल की पारदर्शिता, स्थल का विन्यास पर भी निर्भर करता है। लघु तरंग जो होते हैं शॉर्ट वेव्स, इसके लिए सौर विकिरण के लिए वायुमंडल पारदर्शी होता है, तार पार जा सकता है। क्षोभमंडल जल वाष्प, ओजोन और अन्य विकिरणों, अवरक्त किरण को अवशोषित कर लेती है। क्षोभमंडल छोटे निलंबित कण स्पेक्ट्रम को अंतरिक्ष व पृथ्वी की सतह की ओर विकिरणित या प्रकिरणित कर देते हैं। यही आकाश के रंग के लिए क्या है, उत्तरदायी है। आप लोग पढ़े होंगे कि प्रकाश के प्रकिरण की वजह से ही पृथ्वी का रंग कैसा दिखता है, नीला दिखता है, नहीं। वायुमंडल का तापमान और शीतलन की बात कर लें। वायुमंडल लघु सौर तरंगों से गर्म ना होकर के परावर्तित पार्थिव विकिरणों से गर्म होता है। पृथ्वी की सतह के निकट जो है वायुमंडल की परतें चालन विधि द्वारा गर्म होती है। ठीक है। उसके बाद पृथ्वी से संपर्क में आई वायु गर्म होकर के लंबवत उठती है और वायुमंडल में ताप का संचरण करती है। इसे संवहन कहा जाता है। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है। जैसे लू उत्तर भारत में स्थानीय गर्म पवन है, उसमें बजट देख लीजिए किस प्रकार से काम करता है। तापमान नियंत्रक कारकों की बात कर लें तो अक्षांश प्रभावित करता है। देखे होंगे उच्च अक्षांश वाले एरिया में तापमान काफ़ी कम होता है तो ठंडे इलाके होते हैं वो। समुद्र तल से ऊंचाई भी प्रभावित करता है। आप जानते हैं ना कि 1 किलोमीटर ऊंचा हो जाने पर जो है ना वो तापमान डिक्रीज हो जाता है 6.5 डिग्री सेल्सियस 1 किलोमीटर में। इसके अतिरिक्त समुद्र से दूरी भी तापमान के फैक्टर को प्रभावित करता है। देखे होंगे जो समुद्र तट पर बसे हुए शहर होते हैं वहाँ ना अधिक ठंडी लगती है ना गर्मी लगती है। वायु संहिता एयर मास का परिसंचरण भी ये कहीं ना कहीं तापमान को प्रभावित करता है। ठंडी एवं गर्म महासागरीय धाराएं प्रभावित करती है। स्थानीय कारक जो है ये भी प्रभावित करते हैं। तापमान का व्युत्क्रमण देख लीजिए। समान दशा ऊंचाई पर तापमान का घटना, जबकि विशेष दशाओं में ऊंचाई पर तापमान बढ़ने की घटना को तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं। प्लैंक का नियम बताता है कि अगर कोई वस्तु जितनी गर्म होगी उतनी अधिक ऊर्जा विकिरित करेगी और उसका तरंग दैर्घ्य उतना ही कम होगा। ठीक है। 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह उस पदार्थ की क्या कहलाती है, विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। ठीक है। काफ़ी लंबा चैप्टर है जी।